हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राघवम क्लासेस। तो चलिए बेटा, हम बात करेंगे जो बच्चे बीएड करेंगे। अब बीएड का एंट्रेंस टेस्ट देंगे। पहले तो बात करेंगे टेस्ट में क्या आएगा, कैसे टेस्ट आएगा और उनको कितने नंबर लाने पर गवर्नमेंट स्कूल मिल सकता है। उसके बाद हम लोग आज इस पूरी वीडियो में पूरी हिंदी कंप्लीट कराएंगे। देखिए बेटा, आपके दो पेपर होंगे जिसकी डेट आ चुकी है आपकी 15 जून। इसमें अगर आप देखें तो दो पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर। पहले पेपर में अगर आप देखेंगे तो आपको जीके और हिंदी जिनके आपको 50-50 क्वेश्चन करने होंगे। कितने क्वेश्चन करने होंगे? 50 क्वेश्चन। और दूसरे पेपर में आप देखेंगे तो आपको एक तो रीजनिंग मिलेगी और दूसरा आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट्स। लैंग्वेज सब्जेक्ट कैसे? जैसे मान लीजिए आप आर्ट्स से हैं तो आपको एसएसटी करनी है, कॉमर्स से हैं तो आपको कॉमर्स ही मिलेगी, और अगर आप साइंस से हैं तो आपको मैथ्स और साइंस के क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें भी 50 क्वेश्चन होंगे और जो भी आपका सब्जेक्ट होगा 50 क्वेश्चन इसमें होंगे। एक क्वेश्चन दो मार्क्स का होगा। इस तरीके से 100 नंबर 100 नंबर 200 नंबर का पेपर ये होगा, 3 घंटे मिलेंगे और 200 नंबर का ये मिलेगा। अब बड़ी बात ये है कि सर हमारी तो तैयारी हुई नहीं। कुछ लोग जो थर्ड ईयर कर रहे होंगे बीए, बीएससी, बीकॉम, या जो सेकेंड ईयर कर रहे होंगे मास्टर्स के और एग्जाम देने के लिए बैठे हुए हैं, तो भाई किसी ने इंग्लिश ले रखी है, उनका इंग्लिश सब्जेक्ट है। अब यहाँ तो इंग्लिश दिख ही नहीं रही। लैंग्वेज में होता है हिंदी या इंग्लिश में भी भर सकते हैं, लेकिन मोस्टली लोग कम ही भर पाते हैं। तो सर जीके कैसे करें, हम एसएसटी कम कैसे करें? देखो बेटा, आप लोग सबसे पहले टेंशन भूल जाओ क्या भाई ये करना है या ये नहीं करना है, या पूरा करने पर नंबर मिलेंगे। पहले तो आपको बता दें, लगभग 6 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है इस साल और 10,000 सीट्स गवर्नमेंट होती हैं। रैंकिंग पर होता है, लेकिन मोस्टली बच्चे गलती ये कर जाते हैं कि ज़्यादा करने की वजह से गलत कर जाते हैं। मेरा मानना यह है कि अगर आपके क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि आप 250 यानी 125 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपको बाद में तुक्का लगाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, है ना। 250 नंबर या 250 से 300 नंबर तक आपको गवर्नमेंट सीट इजीली मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। लेकिन यह है कि आप जितना ज्यादा करें तो उतनी बढ़िया बात है ना। मैंने भी गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक किया है इसका। तो आप लोग ये देख लीजिएगा, जीके के लिए आप लोग के नॉर्मल जीके क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे इजी भी होते हैं, कुछ टफ भी होते हैं। आप लोग इनकी स्टडी करिए। आर्यन और लूसेंट की बुक सबसे बेस्ट होती है ना। हिंदी की मैं पूरी समरी वीडियो करा रहा हूं आपको आज। कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा करा पाऊं, कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी इसमें से आ पाए। रीजनिंग आपको करनी है, एसएसटी, कॉमर्स या फिर मैथ साइंस वाले जो भी बच्चे हैं। लेकिन मैं बेटा आपको अभी हिंदी करा पाऊंगा क्योंकि समय बहुत कम है। लेकिन आप लोग फटाफट जल्दी से हिंदी के टॉपिक पर आएंगे। पहले बात करेंगे हिंदी में टॉपिक कितने आ रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको, हम हिंदी का सिलेबस कराएंगे। पहले आपको बता देंगे हिंदी के एग्जाम में क्या आएगा, और मैंने पहले बताया इसमें से 50 क्वेश्चन आएंगे। हर चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगर 23 टॉपिक्स हैं तो हर टॉपिक से लगभग 2 क्वेश्चन हो गए। सारा पढ़ना पड़ेगा, तो सारा पूरा डीपली नहीं पढ़ सकते, आप संक्षिप्त रूप से पढ़ लीजिए जैसे कि आपको पता चलता है। तो जैसे पहला है भाषा और व्याकरण। तो ये भाषा की शुरुआत कैसे हुई, व्याकरण क्या हुआ, इसमें हम ये टॉपिक में पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक है वर्ड तथा ध्वनि विचार। वर्ड क्या होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, इनके उच्चारण क्या होते हैं, इनका ध्वनि क्या निकलती है। शब्द विचार, वर्डों से किस प्रकार मिलाकर शब्द बनते हैं और शब्द कितने प्रकार के होते हैं। संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, सर्वनाम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक 6 में क्रिया व्यय तथा क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। संधि का मैंने पूरा डिटेल से वीडियो बना रखी है। लिंग, वचन, कारक के बारे में समझाएंगे आपको। समाज की पूरी वीडियो बनी हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द पढ़े हुए हैं आपको क्या होते हैं पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जहाँ बहुत सारे हों, जैसे कोई टॉपिक है कि
जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। तो एक वर्ड में जवाब दे दिया। श्रुति शब्द, नार्थक शब्द क्या होते हैं? जो सुनने में तो एक जैसे लगे लेकिन जिनके अर्थ डिफरेंट डिफरेंट हो। लाइक जैसे आपने सुना होगा कि अंश और अंश, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए अंश और अंश, इनका अर्थ बताइए। ये वाला अंश तो लगता तो सेम है ना। उपसर्ग प्रत्यय क्या होते हैं, इनका कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्या इनमें मूल शब्द होता है ना। मुहावरे और लोकोक्तियां पढ़ा हुआ है हमारा। वाक्य रचना, वाक्यों का कैसे निर्माण किया जाता है, वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं। हमने यहाँ पर वर्ड के बारे में पढ़ा था, शब्द के बारे में पढ़ा था, वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। शब्दों में सामान्य अशुद्धियां, जब हम कोई शब्द लिखते हैं उनमें क्या क्या अशुद्धियां रह जाती है, जैसे छोटे या बड़े मात्रा में। जैसे हमने वर्ड अक्सर सुना होगा कोमल, कोमल नहीं होता, कोमल होता है। कोमल तो ये होगा। ऐसी आवाज, आवाज नहीं होता बेटा, आवाज होता है। ऐसी बाजार नहीं होता, बाजार होता है। तो ऐसे वर्डों का इनमें हम पढ़ेंगे। वाक्यों में सामान्य अशुद्धियां, सामान्य अशुद्धियां कौन कौन सी होती हैं कि जो अक्सर वाक्यों में गलती करते हैं हम लोग, बताएंगे वाक्यों में गलती हो। रस पढ़ेंगे, छंद पढ़ेंगे, अलंकार पढ़ेंगे। ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना, सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ाएंगे जिससे आप लोग आराम से कर पाए, है ना। हिंदी साहित्य में कौन कौन सी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, उनके रचनाकार कौन कौन से हैं। और लास्ट टॉपिक है अपठित गद्यांश, यानी कुछ अनसीन पैसेज आएगा, उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर छाट के लिखने होंगे। तो आइए मैं आपको इनके बारे में शुरू करता हूं। सबसे पहले टॉपिक नंबर 1, भाषा, है ना। आप लोग अच्छे से देखिए बेटा, पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, गारंटी है आप लोग अच्छा पेपर करके आएंगे। और उम्मीद है 50 में से लगभग 48 क्वेश्चन आप अच्छे कर लेंगे। और मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है, सफिशियंट है। बाकी सब्जेक्ट की कैसी तैयारी करनी है लास्ट तक बताएंगे आपको, लेकिन लास्ट तक जुड़े रहिए इसके लिए। तो देखिए बेटा, हमारा टॉपिक है भाषा और व्याकरण। पहले तो बात करेंगे भाषा क्या होती है। भाषा जो है संस्कृत के एक वर्ड से ली गई है, भाष। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाषा संस्कृत के किस वर्ड से ली गई है, भाष शब्द से ली गई है। किस भाषा से लिया गया है, संस्कृत से लिया गया है। क्लियर हो गया। दूसरा, अगर बात करें भाषा के बारे में, तो भाषा के अगर रूप बात करें तो भाषा के 3 रूप हम लोगों ने पढ़ेंगे इस चैप्टर में। जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही बताएंगे आपको। पहला है आपका क्षेत्रीय रूप, जो अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती है। और हमारे भारत में लगभग 436 क्षेत्रीय भाषाएं हैं। दूसरा हमारा माना जाता है परिनिष्ठ, परिनिष्ठित भाषा। अब ये कौन सी भाषा होती है? इसमें व्याकरण के सारे नियम कानूनों का फॉलो करके बोली जाती है। और जो हमारे भारत में खड़ी बोली है। एंड थर्ड वाला है बेटा हमारा राष्ट्रीय भाषा। हमारे भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। एक राजभाषा भी होती है, वो भी हिंदी ही है। आपको बता दें 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हम लोगों की हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला था। और किस अनुच्छेद के द्वारा मिला गया था, यह भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 343 अनुच्छेद, ठीक है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को राष्ट्रभाषा माना जाता है। और आपको बता दिया कि क्षेत्रीय भाषा, परिशिष्ट भाषा, राष्ट्रभाषा, हमारी राष्ट्रभाषा भी हिंदी है, राजभाषा भी हिंदी है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और है इसमें कि उपभाषाएं हमारी हिंदी की, अगर हम लोग इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो 5 उपभाषाएं मानी जाती है। पहली, जिसे सबसे पहले हम लोग राजस्थानी के नाम से जानते हैं, राजस्थानी भाषा। अब ये राजस्थानी भाषा क्या होती है, इसमें देखिए कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। बोली, ये बोली है, ये उपभाषाएं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसमें से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा। राजस्थानी और मारवाड़ी, राजस्थानी, मारवाड़ी, सिंधी, ठीक है। अगर शॉर्ट में याद करना करें तो शॉर्ट में याद करिए राजमारसी, इससे आपको याद हो जाएगा। दूसरी है हमारी बेटा पश्चिमी, है ना। और ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा आती है बेटा ब्रज भाषा, है ना। आप लोग जानते होंगे कि ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया जाता है।
ब्रजभाषा जो सूरदास जी वगैरह ने इस्तेमाल की है। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली। और हरियाणवी, कौरवी, बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, कौरवी, बुंदेली, कन्नौजी। इस तरीके से ये पश्चिमी भाषा है। अब तीसरी होती है बेटा पूर्वी। ये भी पूछ लिया था कितनी उपभाषाएं होती है, तो 5 होती है, मैंने आपको पहले बता दिया। आपको पूर्वी में कौन सी आती है? अवधी भाषा आती है, जिन्होंने तुलसीदास लिखा करते थे स्पेशली रचनाएं, संस्कृत की भाषा होती है। बघेली है ना, छत्तीसगढ़ी, ठीक है। चौथी है बेटा हमारी बिहारी भाषा, बिहारी बोली। ये उपभाषा है और इनमें कौन कौन सी बोली आती है? भोजपुरी, मगही और मैथिली, ठीक है। और पांचवी है हमारी बेटा पहाड़ी भाषा। अगर आप पहाड़ी में देखेंगे तो इसमें 2 ही बोली आती हैं, एक तो गढ़वाली आती है और एक आती है कुमायूनी, कुमाऊनी, ठीक है। आप देख लीजिए, पॉज करके इन्हें उतार लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ठीक है बेटा। तो हमारा पहला टॉपिक भाषा और व्याकरण यहां पर इतना समाप्त करेंगे, इतना संक्षिप्त है और पर्याप्त है आपके लिए, ठीक है। दूसरा टॉपिक देख, वर्ण और ध्वनि विचार। तो देखिए बेटा, आप लोगों ने छोटा बड़ा बचपन से बहुत पढ़े होंगे, लेकिन उनमें कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि आप पहले थोड़ा सा बता दें कि टोटल जो वर्ड होते हैं हिंदी वर्णमाला में, पूरी वर्णमाला कहलाती है। वर्णमाला के अंदर 52 वर्ड होते हैं हिंदी वर्णमाला में। कैसे होते हैं, पहले थोड़ा सा पढ़ना शुरू करेंगे। 46 तो वर्ड होते हैं। अब ये 46 वर्ड कैसे हो गए? देखो बेटा, 11 स्वर, ठीक है, 11 स्वर, 33 व्यंजन, और 2 जो होते हैं वो होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है। 46 वर्ड इस तरीके से होते हैं। इसके अलावा 3 संयुक्त व्यंजन होते हैं, एक मिश्र व्यंजन होता है और 2 अयोगवाह होते हैं। 2 क्या होते हैं? अयोगवाह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लीजिए। 46, 3 49, 1 50 और 2 52, इस तरीके से ये होते हैं। कैसे होते हैं? 11 स्वर आ से लेकर ओ तक। पहले लिख लेते हैं यहां पर ताकि आपको समझ में आए। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, इनको ऐसे नहीं बोला जाता, आ ई बोला जाता है ना। उ रा ऋषि भी इसी में आता है। ए ओ 4 4 8 और 3 11 हो गए। व्यंजन 33 कौन से होते हैं? का से लेकर, देखिए अणाखाली वाले 5 हो गए। इस तरीके से इसके अंदर कैसे होते हैं 33 मैं बता देता हूं आपको। 25 तो होते हैं स्पर्श व्यंजन। अब आप कहेंगे स्पर्श व्यंजन कौन से? जिन्हें का से लेकर मा तक, का से मा तक, ये स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, ठीक है। इसके अलावा होते हैं 4 अंतस्थ, या रा ला वा। 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन, सा शा सा हा, ठीक है बेटा। 25 4 29 और 4 33 ये व्यंजन हो गए। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सी होती हैं? 2, एक तो देखो आपने अणाखाली ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों हैं उत्क्षिप्त व्यंजन।
तीन संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? क्षाक्षत्रिय, त्रा त्रिशूल, ज्ञाज्ञानी। ये किन वर्णों के मेल से बने होते हैं वो भी समझ लीजिए। क्षाक्षत्रिय जो होता है वो आधा का प्लस शा से मिलकर बना होता है। त्रा त्रिशूल आधा ता प्लस रा से मिलकर बना होता है। ज्ञाज्ञानी आधा जा प्लस अणा से। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप देखेंगे ये यहां पर हो चुका है। अब एक मिश्र व्यंजन कौन सा होता है? आपने सुना होगा रा ऋषि, ये आधा शाह प्लस रा से मिलकर बना होता है। अब दो अयोग वहा कौन से हो गए? एक तो छोटी अंग, बड़ी अंग, इसको विसर्ग बोला जाता है और छोटी अंग को बोला जाता है आपका अनुस्वार। ये आप नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको पहले बता दिया ये स्वर होते हैं, ये इस तरीके से 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, ये 4 अंतस्थ होते हैं, 4 उष्म व्यंजन होते हैं, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है उत्क्षिप्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन 3 होते हैं, क्षाक्षत्रिय, त्रा त्रिशूल, ज्ञाज्ञानी, और तीनों को किस किस वर्ड से मिलकर बनाया वो आपको मैंने बता दिया है। और मिश्र व्यंजन श्रा और रा, सा और रा से मिलकर बना होता है श्रा, अयोग वहा, इस तरीके से 2 होते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे कितने हो गए बेटा? 52 वर्णमाला के अक्षर हो चुके हैं। अब स्वर को 2 भागों में और बांटा जाता है। मैं आपको पहले इनके बारे में बता दूं। देखिए, एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर। ये आपको छंद में भी वर्क करेगा। ह्रस्व स्वर में क्या लगाया जाता है? देखिए, एक तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये 3 इसमें आ गए, बाकी बचे हुए 8 यहां पर आते हैं। ठीक है, तो अब देख लीजिए आपके स्वर कंप्लीट हो चुके हैं। अभी मैं इनके उच्चारण स्थान बताऊंगा कि इसका उच्चारण कहां से किया जाता है, लेकिन आपके 11 स्वर किस तरीके से होते हैं, जबकि हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है आ से लेकर अंत तक होते हैं। तो बेटा इन्हें अयोग वहा बोला जाता है, तो ये यहां पर हमने लिख दिए है ना। ये 46 वर्ड इतने माने गए थे, है ना, विशेष रूप से ये इनको अलग माना जाता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर वर्णमाला पूछा जाए तो आप बामानी बताएंगे। ठीक है, स्पर्श व्यंजन हो गया आपका 25, अंतस्थ व्यंजन 4 हो गए, उष्म व्यंजन 4 हो गए। कौन कौन से वर्ड कहां से होते हैं, ये क्यों होते हैं, इनके बारे में भी डिटेल से बताएंगे। पहले इतना समझ में आ गया हो तो आप मुझे बताइए ताकि मैं आगे बढ़ूं। ठीक है बच्चों, आगे इनके उच्चारण स्थान को बाद में बताएंगे आपको, पहले व्यंजन की बात करेंगे। तो जैसे कि आपने व्यंजन देखे होंगे अक्सर, छोटा बड़ा तो आपने देखा होगा कि आगे पीछे कैसे भी क्रम में लिखे जाते हैं, लेकिन अगर इनको बड़े तरीके से लिखा जाए, व्यंजन को तो 5 ही लिखे जाते थे, का, खा, ग, घा, अणा। अच्छा, अक्सर कुछ टीचर मैंने देखा गलती से ये वाला अणा पढ़ा देते, ये नहीं होता, ये वाला अणा खाली होता है यहाँ पर। चा, छा, जा, जा, अणा, टा, ठा, डा, डा, अणा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ये 25 अभी हमने पढ़ाए थे आपको, स्पर्श व्यंजन थे। कौन से व्यंजन थे? स्पर्श व्यंजन। देखिए बेटा, स्पर्श व्यंजन के अंदर एक चीज विशेष रूप से देखी जाती है कि कुछ लोग पूछते हैं आपसे अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है। देखो बेटा, अल्प प्राण का मतलब होता है जिनको बोलते समय हमें आवाज कम लेनी पड़ती है, और महाप्राण में आवाज का ज्यादा किया जाता है। वैसे अगर मैं आपको सिंपल वे में बोलूं तो एक छोड़कर एक छोड़ दीजिए। पहला अल्प, महा, अल्प, महा। ठीक है, तो ये दोनों कैसे हो गए? महाप्राण। और बाकी बचे हुए 3 क्या हो गए? अल्प प्राण। अच्छा, एक प्रश्न और पूछा जाता है, ये अघोष और सघोष क्या होते हैं? देखो, अघोष और सघोष भी प्रश्न, मैं आपको सिर्फ खाली आंसर बता रहा हूं, ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, मैंने पहले ही बोला टाइम बहुत जाएगा। देखो, सघोष और अघोष में क्या होता है, इसमें पहले दोनों वर्ड, ये दोनों ये आते हैं बेटा आपके अघोष में, और ये बचे हुए तीनों जो जाते हैं ये जाते हैं सघोष में। ठीक है, लेकिन इसके अलावा कुछ व्यंजन और पढ़े थे हमने जो 4-4 की क्रम में पढ़े थे। जैसे आपने पढ़ा होगा जिन्हें अंतस्थ व्यंजन बोला था, मैंने नाम अभी पीछे दिया था, या, रा, ला, वा।
और ऊष्म व्यंजन था हमारा शा, श, सा, हा। अगर आप इनको देखें तो इसमें ये अघोष सघोष तो यहाँ तो यही रहते हैं, लेकिन इनमें भी अघोष सघोष होते हैं, इनमें अल्पप्राण महाप्राण नहीं होते। अब कैसे पता करें? देखिए बेटा, अगर आप देखें तो सघोष के अंदर ये अंतस्थ व्यंजन सारे आते हैं और ये भी आता है, हा भी, ये है सघोष, और ये तीनों होते हैं अघोष। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो चुका होगा कि सघोष अघोष क्या होते हैं, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। लेकिन बात ये थी कि प्रश्न ये था एक कि कौन सा कंठ से निकलता है, कौन सा तालु से निकलता है, कौन सा ऊर्धा से मूर्धा से निकलता है, कौन सा दस्त से निकलता है, कौन सा ओष्ठ से निकलता है। अब इनको याद करने की एक सिंपल विधि सीखेंगे। तो मैं चाहता हूं पहले मैं इतना आपका ये अल्पप्राण महाप्राण ये पहले यहां से एरेज करूं, ताकि आप लोग यहां से कंफ्यूजन दूर हो आपका। ठीक है बच्चों, पूरा देखिए अधूरा ज्ञान नासवान आदि वीडियो देखने के बाद समझ में कहाँ आएगा। सारे टॉपिक इसी तरीके क्लियर कराए जाएंगे संक्षिप्त रूप में। तो मैं इन 25 पर ही देखता हूँ। आपके अभी व्यंजन भी थे और ये भी थे, ये किस में आएंगे मैं पहले बता दूं आपको। आप एक लाइन से याद रखिए, कंठ, थोड़ा नीचे आ जाइए, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका। ठीक है, ये का वर्ग कहलाते हैं पांचों। क्या कहलाते हैं? का वर्ग। मैंने पहले बताया इसको याद कैसे करना है। कंठ तालु मूर्धा, कंठ तालु मूर्धा दंतोष्ठ नासिका। इतना एक बार में, इतना एक बार में। कंठ तालु मूर्धा दंतोष्ठ नासिका। लाइन से पढ़ते चलिए। कंठ, ये थोड़ा सा हटाते जरा, कंठ, ये स्पर्श थे, मैंने यहां पर लिख देता हूं। ये तालु, ये पूरा मूर्धा, ये पूरा दंत, ये पूरा, ये ओष्ठ। ठीक है, लेकिन लास्ट के 5 नासिका। अब आप कहेंगे सर ये कंठ में आएगा या नासिका में आएगा? दोनों में आएगा, है ना। अब कुछ वर्ड और होते हैं इनके साथ साथ। अगर मैं बात करूं कंठ में, तो कंठ में देखो 5 वर्ड तो आपके ये हो गए। इसके अलावा छोटा आ, बड़ा आ, छोटी अंग, ठीक है, और हाहल, ये आपका आता है बेटा कंठ में। ठीक है, दूसरा था तालु, जिसमें चा वर्ग तो पूरा आएगा ही आएगा, लेकिन इसके अलावा छोटी ई, बड़ी ई, और आता है आपका शाशलगम, और एक और था, क्या था, हाँ, यायग। ठीक है, मूर्धा में कौन सा आता है? ये टा वर्ग तो पूरा आएगा ही आएगा। इसके अलावा आता है आपका रारिशी। ठीक है बेटा, और आता है आपका ये शाह, ये वाला आ गया, ये वाला शाह, ये आता है। अब इनके उच्चारण स्थान में इसीलिए अंतर पता चल जाता है आपको, वो मैं आपको कभी लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा तो इनको अच्छे से और डिटेल से बता दूंगा। दंत में क्या होता है? 5 तो ये आ जाते हैं। इसके अलावा आ जाता है आपका सा, ये वाला। ठीक है, तीनों सा लाइन से ही है, तालु मूर्धा दंत में। ठीक है, और हा जो आ जाता है वो कंठ में आ जाता है। अब ओष्ठ, ओष्ठ में क्या आता है आपका? देखो पावर को तो पूरा आता ही आता है, और आपका आता है ऊ, और क्या क्या आता है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों आ जाते हैं इसी में। लेकिन नासिका ये चला था, है ना। तो नासिका में आप देखिए एक ये भी आ जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इनकी सबकी आवाज सेम निकलती है ना, पता ही नहीं चलता था, क्योंकि ये नासिका वर्ड होते हैं। अच्छा, इनमें डिफरेंस क्या होता है मैं जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ इसके बारे में भी। आपने जैसे जड़ा खाली देखा कहीं यूज नहीं होता, इसकी शॉर्ट रील मैं जल्दी बना कर डालूंगा आपके लिए। इतना आपको क्लियर हो गया। अब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो 2-2 स्थानों का एक साथ उच्चारित होते हैं, जैसे कंठ और तालु। कंठ और तालु, इसे कंठ तालव्य भी बोल देते हैं कुछ लोग। इसीलिए इसमें बता दें आपको, छोटी ए और बड़ी ए और ए। ठीक है, दूसरा होता है कंठोष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ। इसमें आपका आता है कंठ और ओष्ठ से निकाल के। जितने भी ओ वाली आवाज आती हैं वो सब इसी के होती हैं, जैसे ओ,
और एक औ, ये फारसी भाषा से लिया गया शब्द है, ये भी इसी में आता है। ठीक है, अब एक होता है दंतोष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ, दंत और ओष्ठ से दंतोष्ठ बोल देते हैं इसे शॉर्ट में मिलाकर। इसमें बेटा वाह आता है आपका, है ना। अच्छा, कभी कभी इन वर्डों को भी किसी किसी डबल में ले लिया जाता है, लेकिन आप इनसे इजीली पहचान कर सकते हैं। अच्छा, एक आता है दंत मूल, ये थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। दंत मूल में क्या आता है आपका, रा और ला इसमें आ जाती है। अब आप देख रहे होंगे कि आपके ये वाले वर्ड भी आ गए, वो भी आ गए। अब आप कहेंगे इसमें सर संयुक्त व्यंजन नहीं आए, मिश्र व्यंजन नहीं आए, वो 2-3 वर्डों से मिलकर बने होते हैं, तो वो उसी के 2-3 वर्डों को जोड़ लिया जाएगा, है ना। ठीक है, हाँ, तो अब थर्ड टॉपिक शुरू करेंगे। इतना मुझे लगता है कि वर्ड तथा ध्वनि विचार खत्म हो चुका है। टॉपिक है शब्द विचार। तो देखिए, आपने पता है, जैसे पढ़ा होगा आपका, शब्द किसे कहते हैं, तो वर्डों के मेल को, वर्डों के मेल को शब्द बनता है। लेकिन शर्त होनी चाहिए कि शब्द का कोई अर्थ होना चाहिए, तभी वो शब्द बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता। तो पहले बताएंगे आपको शब्द कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो अब शब्दों को अलग अलग तरीके से बांटा जाता है। पहले तो बात करेंगे हम लोग शब्दों को उनके रचना के आधार पर। अगर रचना के आधार पर बात करें तो शब्द 3 प्रकार के होते हैं बेटा। नंबर 1 ऋण शब्द। ऋण शब्द जैसे मान लिया आपने पानी, अब पा और नी कोई मतलब तो होता नहीं इनका, तो ये इनको तोड़ा नहीं जा सकता, इनको खंडन नहीं किया सकते, वो कहलाते हैं ऋण शब्द। नंबर दूसरा होता है यौगिक शब्द, मतलब इनको तोड़ा जा सकता है, जैसे विद्यालय वगैरह टाइप, है ना। नंबर तीसरा होता है योग ऋण, योग ऋण शब्द। ये क्या होता है कि इसमें मतलब तोड़ा तो जा सकता है, लेकिन इनका अर्थ दूसरा होता है, जैसे दशानन, है ना, या गजानन, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुब्री समास में। ये बहुब्री समास होता है, ये वही होता है। ठीक है, दूसरा अगर बात करें रचना के आधार पर हो गया। अब बात करें अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 सार्थक और नंबर 2 निरर्थक। सार्थक क्या होता है, इनका अर्थ होता है। निरर्थक जिनका अर्थ ना हो, ये एक दूसरे पीछे लगे रहते हैं, जैसे चाय साय। अब चाय तो सार्थक शब्द है, साय क्या होता है ना, पानी सानी। अब सानी को गाय की सानी वाली थोड़ा ना हो रही कि पानी सानी पी लो, तो ये जो पीछे लगाए जाते हैं ये निरर्थक शब्द होते हैं। हालांकि कुछ कुछ निरर्थक शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, लेकिन आप दूसरे वर्डों के संग देख लेंगे आप, तो समझ में आ जाएगा आपको। तीसरे होते हैं बेटा आपके उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर ये 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तत्सम शब्द। तत्सम, इनमें क्या होता है, जैसे आपने पढ़े होंगे तत्सम तत्व बचपन में, तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं। इनमें अक्सर संस्कृत के वर्ड लिए जाते हैं, या बिल्कुल पूरे प्रॉपर इधर लगे पढ़े लिखे व्यक्ति बोल रहे हैं, उचित वाले ढंग के। दूसरे होते हैं तद्भव, ये बिल्कुल मतलब अनपढ़ जाहिल टाइप के जो लोग, गांव वगैरह टाइप के जो लोग बोलते हैं। हालांकि मतलब ऐसा नहीं होता, मैं तो आपको सिंपल डेफिनेशन समझा रहा हूं। जैसे आपने देखा अग्नि, लग रहा है कि वर्ड कोई अच्छा वर्ड है, तो है ना, वो अग्नि इसमें आएगा, और आग जो होगा वो इसका होगा। ठीक है, तीसरे होते हैं देशज शब्द। कौन से होते हैं, देशज, मतलब जो अपनी भाषा से लिए गए हों, अपने ही देश के वर्ड हों। जैसे मैं अगर बात करूं, कुछ इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ ले जाते हैं, लोटा, पेट, गद्दा, ये कौन सी भाषा के शब्द है, तो अक्सर बच्चे ना समझे इसलिए मैंने बता दिया, देशज शब्द है। और अगला होता है विदेशज, जिसे बोलते हैं विदेशज, विदेशज, जो दूसरी भाषाओं से लिए जाते हैं। हालांकि सभी भाषाओं से वर्ड आए हैं, लेकिन मेन रूप से अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा शब्द आए, क्योंकि हम लोगों पर यहाँ पर अरब के लोग, जो मुस्लिम लोग थे, मुगल काल के लोग, वो आए थे, वो अरबी और फारसी भाषा बोलते, तो उनके शब्द ले लिए हमने, या अंग्रेजी भाषा के शब्द ले लिए, है ना। तो मैं थोड़ा बता दूं आपको, जैसे विदेशज में अरबी भाषा के शब्द, और देखो एक अरबी फारसी में अक्सर नीचे वो जो बिंदी वाले होते हैं ना, जैसे जा वाले शब्द होते हैं, ये अरबी या फारसी के होते हैं, और जिस पर ये ऊपर ये लग रहा होता है खाली ओ, ये अंग्रेजी भाषा के शब्द होते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा इसमें। 5वां मैंने आपको बताया संकर शब्द। इसमें कोई 2 शाखा के शब्द मिले होते हैं, 2 भाषाओं के शब्द, जैसे टाइप रेलगाड़ी टाइप, है ना। ओके, एंड लास्ट में चौथा है हमारा बेटा उत्पत्ति हो गई, रचना हो गई, अर्थ हो गया, उत्पत्ति हो गई, एक और रह गया रूपांतर। रूपांतर क्या होते हैं, इनमें होता है बेटा विकारी और अविकारी, 2 होते हैं।
विकारी और अविकारी। अब ये क्या होते हैं? देखिए, विकारी वो शब्द होते हैं जिनमें कोई विकार आ जाए, यानी परिवर्तन हो सकता है। जैसे है ना, कभी दिया गया लड़का, कभी इसका हो जाता है लड़कों, कभी हो जाता है लड़की या लड़के। तो ये लिंग परिवर्तन हो रहा नहीं हो रहा? इनमें अविकारी शब्द में कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां का मतलब तो जहां ही होगा, इसे बाकी में कोई फर्क नहीं पड़ता। इनमें लिंग कारक वगैरह का फर्क पड़ता है। तो विकारी शब्द होते हैं जिनमें लिंग कारक वगैरह फर्क नहीं पड़ता, वो होते हैं अविकारी शब्द। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो रहा होगा। पॉइंट नंबर 3 हो चुका है। आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा है। बेटा ये स्टार्टिंग के टॉपिक ही बड़े थे, बाकी तो हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। अगला पॉइंट है बेटा हमारा पॉइंट नंबर 4, संज्ञा। देखो बेटा, मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा। अगर पूरा डिटेल से देखना, मैंने इंग्लिश में वीडियो बना रखी है नाउन की, उसमें देख लीजिए, उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ शॉर्ट से बता देता हूँ। पहले संज्ञा 5 प्रकार की होती है। पहली होती है व्यक्तिवाचक, दूसरी जातिवाचक, तीसरी समूहवाचक, चौथी द्रव्यवाचक, जिसे पदार्थवाचक के नाम से भी जानते हैं, एंड 5वीं होती है आपकी भाववाचक। अगर आप देखेंगे, व्यक्तिवाचक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम लिया जाता है। दूसरी बात, मैंने जैसे बताया था इंग्लिश वाली वीडियो में, उसमें देख सकते हैं, इनका सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। जातिवाचक, इनका सिंगुलर प्लूरल लड़का लड़के, है ना, इस तरीके से सिंगुलर प्लूरल होता है। हालांकि किसी पर्टिकुलर के बारे में इसमें बात होती है, इसमें पर्टिकुलर नहीं होती, इसमें पूरी जाति का बोध कराया जाता है। समूहवाचक में पूरे ग्रुप की बात हो रही होती है ना। और द्रव्यवाचक में अगर बात करें तो किसी पदार्थ की, जैसे सोना, चांदी, लोहा, पानी, दूध, है ना, तो ये सब द्रव्य में आते हैं। भाववाचक में क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, है ना, जैसे गरीबी, है ना, अमीरी, गुस्सा, है ना, ये सब चीजें आती हैं जो फीलिंग्स होती हैं एटलीस्ट, है ना, हम देख नहीं सकते, ये भाववाचक में आते हैं। ओके। और टॉपिक नंबर हमारा 5 है सर्वनाम और विशेषण। ठीक है। अब आप देखेंगे, पहले तो आपको बता दें कि सर्वनाम अगर पेपर में क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, इंग्लिश के हिसाब से 11 प्रकार के होते हैं, हिंदी के हिसाब से आप लोग सिर्फ 6 प्रकार के बताएंगे। कितने प्रकार के बताएंगे? 6 प्रकार के। और विशेषण आपसे पूछा जाए तो 3 प्रकार के बताएंगे सिर्फ। हालांकि आर्ट्स के अंदर पार्ट्स होते हैं इसलिए ज्यादा प्रकार के माने जाते हैं, लेकिन वैसे विशेषण 3 प्रकार के होते हैं, है ना। अब देखिए, आप अगर आप देखें तो सर्वनाम क्या होते हैं? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं, संज्ञा की जगह पर किए जाते हैं, है ना। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे वह, तुम, मैं, आप, ये सब सर्वनाम होते हैं। विशेषण क्या होते हैं? जो किसी शब्द की विशेषता बताए, जो किसी शब्द की विशेषता बताए, विशेषण कहलाती है। हालांकि इनमें एक सार्वनामिक विशेषण बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में डिफाइन कर देता हूं आपको। सार्वनामिक विशेषण, इसमें क्या होता है? ये सर्वनाम की तरह लगता है लेकिन सर्वनाम नहीं होता। ये समझ लीजिएगा थोड़ा सा। वह एक लड़का है, तो वह क्या है? सर्वनाम। लेकिन अगर बोला जाए वह लड़का, कुछ भी लिख रहा हूं पीछे, तो ऐसी कंडीशन में वो विशेषण होगा, वह। ठीक है। अब डिफरेंस समझा देता हूं, इसको छोड़िए, पूछा जाएगा ये कौन से वाला है, आप चुटकी में देखते बता देंगे। एक इसमें गुणवाचक होता है। गुणवाचक में क्या होता है कि कोई मोटा, पतला, छोटा, बड़ा, ये सब इसमें आते हैं गुणवाचक में। दूसरे सार्वनामिक में बता रहा हूं, वह, यह, ये शब्द, है ना। और सर्वनाम तो बाकी सिंपल होते ही हैं, कौन, किसका वगैरह, जितने भी क्वेश्चन वर्ड वगैरह होते हैं सब सर्वनाम में आते हैं। हालांकि इन दोनों में डिफरेंस को सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पेपर में डिफरेंस ही पूछा जाएगा। उस डिफरेंस में करना क्या होता है इतना समझ लीजिए। मैंने बताया ये सर्वनाम नाम संज्ञा की जगह पर आती है, संज्ञा की जगह पर, और ये संज्ञा की साथ आती है, और उस संज्ञा को जिसके साथ आती है उसे विशेष्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विशेष। यानी वह शब्द जिसकी विशेषता बताई जा रही है वे विशेष्य कहलाते हैं, है ना। तो वह लड़का संज्ञा के साथ आया, दैट्स मीन विशेषण। वह संज्ञा के साथ नहीं आया, ये सर्वनाम है। इतना ही क्लियर है। अगला टॉपिक देखते हैं, टॉपिक नंबर 6। चलिए बेटा, हमारा छठा टॉपिक है क्रिया अव्यय और क्रिया विशेषण।
तो देखिए बेटा, क्रिया क्या होती है, मैंने आपको पहले बता दूं कि हम जो भी कोई कार्य कर रहे होते हैं उसे क्रिया बोलते हैं। जैसे खाना पीना, उठना बैठना, नहाना धोना, सोना, जगना, हंसना, गाना। लेकिन ये क्रियाएं दो प्रकार की होती है बेटा। एक होती है अकर्मक क्रिया, अकर्मक, और एक होती है सकर्मक। आ माने नहीं, स माने सहित, जिसमें कर्म हो, और अकर्मक जिसमें कर्म ना हो। फॉर एग्जाम्पल, वह किताब पढ़ता है। पता चला है ना वो क्या काम कर रहा है, सकर्मक क्रिया। वह पढ़ता है, अकर्मक क्रिया, बस। ठीक है। हालांकि अगर आपसे पूछा है कि ये कितने प्रकार की होती है तो आप दो ही लिखिएगा, वैसे कुछ और नाम भी दिए गए, मैं थोड़ा सा उन्हें एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे द्विकर्मक। द्विकर्मक क्या होता है, जिसमें डबल ऑब्जेक्ट होते हैं, एक साथ दो आते हैं। जैसे उसके पिता ने उसे गाड़ी चलाना सिखाया, गाड़ी चलाना सिखाया। तो आप देखिए, उसे और पिता, सॉरी, उसे और गाड़ी, दो चीजें हो गई, ये दोनों ऑब्जेक्ट है, तो इसीलिए तो द्विकर्मक बोला जाता है। एक होता है सहायक क्रिया, जो वाक्य के लास्ट में आती है। जैसे कोई भी लिख रहा है ना, जैसे वह गाना गा रही है, तो जो रही है ना, ये सहायक क्रिया होती है। जैसे हेल्पिंग और बोलते हैं, जय मार, वॉज वार, शेल वेल, डू डज डिड, ये सब आपका इस तरीके से क्रिया आपके में इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं आता। कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें से, अव्यय शब्द क्या होते हैं। देखिए बेटा, मैं आपको पहले बता दूं कि अभी हमने पीछे अविकारी शब्द पढ़ाए थे आपको, है ना, तो वही अव्यय शब्द होते हैं, इनकी कोई लिंग वगैरह नहीं होती, इसीलिए इनको अव्यय शब्द कहते हैं, सिंपल। ठीक है। लेकिन अभी पहले थोड़ा सा वाच्य समझ लीजिए, वाच्य क्या होता है। वाच्य बॉयज, इंग्लिश में आपने एक्टिव पैसे पढ़ा होगा, मैंने वीडियो डाली उसमें ही बताया था मैंने आपको। हिंदी में अगर बात करें तो तीन प्रकार की होती है। इंग्लिश में तो एक्टिव और पैसिव दो होते हैं, यहाँ तीन होते हैं। एक्टिव यानी कृतवाच्य, पैसिव यानी कर्मवाच्य, और तीसरा होता है इसमें बेटा भाववाच्य। कृतवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, काम करने वाला, राम ने खाना खाया। कर्मवाच्य में क्या होता है, खाना राम के द्वारा खाया गया, तो ये कर्मवाच्य है। भाववाच्य में क्या होता है, कोई काम करना पड़ता है, उसे पढ़ना पड़ता है, पढ़ना नहीं चाहता लेकिन पढ़ना पड़ रहा है, यहां पर भाव प्रधान होता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका वाच्य। अगर बात करें काल, इसी टॉपिक में आता है, काल भी आता है अव्यय के अंदर। काल क्या होते हैं, जो समय बताते हैं हमें। कैसा समय बताते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वही होते हैं। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, तीन प्रकार के काल होते हैं, और सबके अंदर वही चार चार भाग जो हम लोगों ने इंग्लिश में पढ़े हुए हैं। ठीक है बेटा। अब एक टॉपिक और है हमारा बेटा, क्रिया विशेषण। क्या है, क्रिया विशेषण। ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताती थी, क्रिया विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं, क्रिया की, इसलिए इनका नाम है क्रिया विशेषण। जैसे वह धीरे धीरे चल रहा है तो धीरे धीरे, वह जल्दी जल्दी चल रहा है तो जल्दी जल्दी, उसने शीघ्र ही खाना खा ली तो शीघ्र ही, वह सदा हंसता है तो सदा, ये क्रिया की विशेषता है। ठीक है, तो वो क्रिया विशेषण कहलाती है। इनके अंदर के पार्ट्स ज़्यादा आते नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना रफली आप पढ़ लीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारा हो गया टॉपिक नंबर 6। अब बात करेंगे टॉपिक नंबर 7, जिसका नाम है संधि। संधि की तो मैंने पहले ही बताया आपको, वीडियो बना चुके हैं हम, आप वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि संधि छोटा टॉपिक नहीं है जिसे हम 2 मिनट के अंदर खत्म कर सके। तो पुरानी एक वीडियो बनी हुई है, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। 8वां टॉपिक है लिंग, वचन एवं कारक। देखिए लिंग, आप लोगों ने पढ़ा होगा, लिंग यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, हाँ वही 3 पॉइंट होते हैं इसमें।
पहला होता है स्त्रीलिंग, जिससे जाति का बोध होता है कि भाई वो लड़की है लड़का है। दूसरा पुल्लिंग, इसमें क्या होता है, उसके पुरुष होने का बोध होता है ना, जैसे रोहन लड़का है। थर्ड नंबर पे आता है आपका बेटा नपुंसकलिंग, नपुंसक। इसमें लड़का और लड़की का जब होना ना पता चले तो नपुंसकलिंग के अंतर्गत आता है। बस इतना ही करना है आपको। बाकी हालांकि आपको छोटे मोटे याद होंगे, शेर शेरनी है ना, गधा, इस तरीके से आप उनका कर लीजिएगा। वचन, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं तो 2 ही वचन होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, संस्कृत वाले बच्चे कंफ्यूज ना हो। हिंदी में 1 वचन और दूसरा बहुवचन, सिंगुलर प्लूरल। जब एक का पता चले तो सिंगुलर, जब जहां बहुत सारा का पता चले प्लूरल। अब बात आती है, बड़ा टॉपिक है कारक। ये कारक शब्द थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेंदी भी है, लेकिन हम लोग ज्यादा लंबा नहीं जाएंगे, शॉर्ट में ही कंप्लीट करेंगे इसे। देखिए बेटा, ये हर वर्ड के पीछे जुड़ा रहता है। जो आप लोगों ने विभक्ति वगैरह पढ़ी है ना संस्कृत में, प्रथम विभक्ति द्वितीय विभक्ति, वो कारक की होती है। ये टोटल वैसे 8 होती है। कर्ता, कर्म, मैं पहचान में लिखता चल रहा हूं, हाथ के तो एक्सप्लेन कर दूंगा। कर्ता ने कर्म को, इसी क्रम से याद करिए जैसे मैं कर रहा हूं। कर्ता ने कर्म को करण से, या के द्वारा भी लिख सकते हैं आप। कर्ता ने कर्म को करण के से द्वारा संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए अपादान से। अब देखिए इसके यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, लेकिन इसमें होता है अलग होने हेतु, अलग होने। तो बेटा हमारा 7वां टॉपिक है अधिकरण। अधिकरण में आता है मैं पर, और संबोधन है हे और अरे। देखो बेटा वाक्य में आता है जैसे राम ने, तो वो राम जो हो गया वो कर्ता कारक हो गया। रावण को मारा तो कर्म कारक हो गया रावण। बाण से मारा, या बाण के द्वारा मारा तो करण कारक होगा। सीता के लिए मारा या धर्म के लिए मारा तो संप्रदान कारक हो गया, धर्म और सीता, है ना। अब पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, यहाँ अलग होने के लिए ऐसी कंडीशन में आए तो वो अपादान कारक होगा। से का ध्यान रखना है बस। संबंध काकी के, जैसे उसका भाई मेरा भाई, है ना, तो रा है ना, काकी के, रानी ने, नानी ने। अधिकरण में और पर, प्रपोजिशन और टाइप जो होते हैं, और संबंध में हे अरे। इस तरीके से आप लोग अगर देखेंगे तो आपके ये हो चुके हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 9 था आपका समास। समास की वीडियो बेटा मैंने पहले ही बता दिया आपको, पहले ही बन चुकी है, पूरा डीपली पढ़िए अच्छे से, जब भी क्लियर हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, ठीक है। डस्टर कहाँ है? तो बेटा हमारे 9 टॉपिक क्लियर हो गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कितना लंबा जाएगा, बेफिक्र रहिए, क्योंकि जो मेन इंपॉर्टेंट थे वो यही है। अभी लास्ट के 2-3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बाकी तो हम नाम लिख के आपको थोड़ा समझाएंगे। जैसे 10वां टॉपिक था हमारा पर्यायवाची शब्द। अब प्रश्न ये बनता है कि सर हमने पर्यायवाची याद नहीं कर रखे, तो आप कुछ मत करिए, 8th क्लास की कोई किताब ले लीजिए, है ना, और एक बार रीडिंग मारिए और कौन कौन से आपको याद है बस उन पर टिक कर लीजिए, उन्हीं को लर्न करना है बस, इससे ज़्यादा दिमाग मत मारिए। और 11वें नंबर पे थे बेटा विलोम शब्द। सेम प्रोसेस यही करना है, विलोम शब्द यानी उल्टे वाले शब्द, है ना, इसमें भी यही करना है। जो आपको पुराने आते हैं उनको रीडिंग करो बस, नए की कोशिश मत करो, लर्न नहीं होंगे, 2 दिन बचे पेपर में, है ना। उसके बाद आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो पुराने याद है उन्हीं को पक्का करो, पेपर बहुत इजी आएगा व्याकरण का, बेफिक्र रहिए। 13वें नंबर पे थे श्रुति सम वाले शब्द, जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन जिनकी आवाज अलग अलग होती है ना, तो इनका ध्यान रखेंगे। 14वें नंबर पे आता है बेटा आपका उपसर्ग प्रत्यय, जो आपने पढ़ा था उपसर्ग प्रत्यय। आप थोड़ा इसका ध्यान रख लीजिए, उपसर्ग यानी आगे लगने वाले शब्द, मूल शब्द के आगे शब्द रख दिया जाता है। जैसे आ दिया गया तो आ से कोई दक्षिण आई है, जैसे अज्ञान, तो ये ज्ञान जो है मूल शब्द है, आ जो है वो उपसर्ग है, ये इसके आगे आ गया। इसी तरीके से आगे जो लगते हैं उन्हें उपसर्ग आ जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं प्रीफिक्स। और प्रत्यय जो होते हैं वो पीछे लगते हैं,
उन्हें बोला जाता है सफिक्स, प्रत्यय ये पीछे लगते हैं, है ना। वैसे तो आ जाते हैं वर्ड, आप आराम से पूछ लेंगे, लेकिन इनमें 2 वर्ड मैं आपको बता दूं। एक तो जैसे उज्ज्वल वर्ड है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें पूछ लिया था कि उपसर्ग क्या है, तो इसमें उपज होता है उत, क्योंकि संधि के अकॉर्डिंग माना जाता है, तो इसका ध्यान रखिए एक तो। और जितने भी निर वाले शब्द होते हैं, जैसे निर्भय, निर्मम, तो ये निर होता है, निर ना नहीं होता, निर उपसर्ग होता है, ठीक है। तो उपसर्ग प्रत्यय आप लोग इस तरीके से कर लीजिएगा, एक बार रीडिंग कर लीजिएगा बुक से, अच्छे से समझ में आ जाएंगे आपको, डोंट वरी, है ना। 15वें नंबर पे आता है बेटा आपका मुहावरे और लोकोक्तियां। देखो मैंने पहले ही बताया, अगर मैं आपको मैं क्या समझाऊंगा, 2 4 5 इंपॉर्टेंट बता दूंगा, वीडियो और लंबी होगी, आप लोग फिर थोड़ा सा कंजेस्टेड होंगे, बोले क्या सर कितना करा रहे हैं। आप लोग पुराने रीडिंग करिए बस, जितने पुराने याद है उतनी को रिवीजन कर लीजिए बस, एक आध जो सरल सा लग रहा है वो भी याद कर लीजिए बस, ठीक है। मुहावरे लोकोक्ति होगा। 16 नंबर हमने पढ़ा था वाक्य रचना। थोड़ा सा इसको टॉपिक को देख लेते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि मुझे समझाने वाला टॉपिक मिल रहा है, वाक्य रचना, ठीक है बेटा। इसमें क्या होता है कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। देखो बेटा वाक्य को 2 तरीके से डिवाइड किया जाता है, एक तो होता है अर्थ के आधार पर, एक होता है रचना के आधार पर। अगर मैं बात करूं रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर बेटा वाक्य होते हैं 3 प्रकार के। नंबर 1 सरल वाक्य, वह लड़का है, तुम बाजार जाते हो, छोटे छोटे पढ़े होंगे हमने। दूसरे नंबर पे होता है मिश्र वाक्य, है ना, मिश्र वाक्य। तो बेटा दूसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होता है कि एक से अधिक वाक्य मिले हुए होते हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, है ना। और तीसरा था संयुक्त वाक्य। इसमें क्या होता है कि एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते, होते तो हैं, जैसे मैं बाजार जा रहा हूं और सीता खाना खा रही है, तो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। अब इसमें क्या होता है, मिश्र में डिपेंडेंट होता है, मैं बाजार जाऊंगा तो सीता खाना खाएगी, ये हो गया डिपेंडेंट वाक्य, ठीक है। तो ये मिश्र वाक्य कहलाते हैं, ये संयुक्त वाक्य हो गए। इस तरीके से इनको पढ़ना है आपको, ठीक है। लेकिन अगर बात करें अर्थ की दृष्टि से, तो अर्थ की दृष्टि से बेटा 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विधिवाचक। विधिवाचक में क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस, अगर आपने इंग्लिश में पढ़े हो तो जहां किसी बात को स्वीकार किया जाए, है ना। दूसरे होते हैं निषेध। इंग्लिश में तो 5 प्रकार के होते हैं, हिंदी में आप लोग 8 प्रकार के पढ़ेंगे। निषेधात्मक, नेगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव नेगेटिव को इसमें अलग कर दिया गया है। 3rd नंबर पे आता है आपका प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, इंटरोगेटिव। 4th नंबर पे आता है आज्ञा सूचक, जिनमें आज्ञा मांगी जाती है, परमिशन पूछे, इंपेरेटिव टाइप, है ना। और अगला होता है 5वें नंबर पे विस्मय, एक्सक्लेमेटरी, ये इंपेरेटिव थे, ठीक है। बस यही होते थे। इसमें 3 और नए होते हैं। कौन कौन से नए होते हैं, 6ठे नंबर पर इच्छा सूचक, यानी ऑप्टेटिव, ठीक है। और अब आप बात करें तो 2 और कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है संदेहवाचक, इसमें संदेह किया जाता है, अगर ये ना हो जाए, राम ने आम तो नहीं खा लिया होगा, कंफ्यूजन होता है कि होगा या नहीं होगा। अच्छा, एक होते हैं संकेतवाचक, लास्ट वाले अंक। इसमें क्या होता है, संकेत दिया जाता है, यदि तुम नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, तो ऐसी कंडीशन वाले संकेत दे रहे हैं, तुम पढ़ लोगे तो कुछ बड़े बन जाओगे। तो ये जो होते हैं, हमारी वीडियो देख लोगे तो हिंदी का पेपर अच्छा कर जाओगे, संकेत दिया जा रहा है, ये संकेतवाचक है, ठीक है बच्चों। तो आपका ये यहां तक पूरा क्लियर हो चुका है। टॉपिक नंबर 16वां, ठीक है। अगर बात करें टॉपिक नंबर 17 की, तो टॉपिक नंबर 17 कहता है आपका शब्दों की क्या था, हाँ, शब्दों की शुद्धि, शब्दों की शुद्धिकरण, मतलब जो अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध शब्द होते थे, शुद्धि थी अशुद्धि थी, जो भी थी, शब्द में मात्रा, वो तो वर्ड वाले थे, मात्राओं की कोई गलती है या कोई वर्ड अलग तरीके से आ रहे हैं, है ना, उनका ध्यान रखना है आपको। और इसमें होता है वाक्यों की, वाक्य में ये भी आ जाता है जैसे कि वह बहुत विद्वान लड़की है, लड़की के लिए विद्वान नहीं लगती, लड़की लगता है विदुषी, तो ऐसे शब्दों का उचित उपयोग करना। वहां अनेकों लोग थे, अब अनेकों क्या होता है, अनेक तो होता है, तो वहां ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है शब्दों का। वाक्यों में भी क्या होता है, वाक्यों की शुद्धि बात के जो है उनमें कुछ वर्ड थोड़े से ऐसे वर्ड दिए जाते हैं जिनका यूज नहीं होना चाहिए, या कभी कभी एक ही वर्ड 2-2 चीजों का इस्तेमाल किया जाए, तो ऐसे शब्दों का इनका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। टॉपिक नंबर 19 पे पढ़ा था बेटा हमने रस। थोड़ा सा अब थोड़ा सा आएगा टॉपिक, 2-3 पॉइंट है, थोड़ा समझ लिए जल्दी से फटाफट।
रस में क्या होता है, 33 संचारी भाव होते हैं कुल मिलाकर, जहां विभाव अनुभाव संचारी भाव से मिलकर स्थायी भाव, विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग होता है, वहां पर रस की उत्पत्ति होती है। आपको याद कर लीजिए, वैसे सिंपल सिंपल 9th-10th में जो पढ़ी थी बस उतने ही। जैसे आपने पढ़ा होगा श्रृंगार रस, है ना। अब ये पूछ लिया जाता है इसका स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है, वीर का क्या होता है, उत्साह होता है ना, और करुण रस का क्या होता है, शोक नामक स्थायी भाव होता है। यही पूछ लिए जाते हैं अक्सर, इससे ज्यादा नहीं आते। 9 प्रकार के होते हैं, है ना। हास्य रस होता है, इसमें क्या होता है, हास्य, ठीक है। और भी होते हैं लेकिन मेनली 4 यही होते हैं। आप देखेंगे तो खाली आपको क्वेश्चन नहीं करना है, इनमें खाली स्थायी भाव याद कर लीजिएगा। कोई डेफिनेशन पूछी जाएगी उसे पढ़ के देख लीजिएगा क्या इससे कोई निकल, जैसे भक्ति रस है ना, इसमें भक्ति होता है। वात्सल्य रस का वात्सल्य होता है, ठीक है, वात्सल्य का वात्सल्य होता है, वात्सल्य, है ना, जुगुप्सा वगैरह, इस तरीके से और भी 2-4 है, उनको एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 20, छंद। छंद देखो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मात्रिक छंद, अमात्रिक छंद, वर्णिक छंद। मात्रिक छंद 2 प्रकार के होते हैं, सममात्रिक 3 प्रकार के, सॉरी, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। इसमें मैंने क्या कहा, आप 9th-10th का ही पढ़िए, ज्यादा इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपने पढ़ा होगा चौपाई, 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, है ना। तो सममात्रिक है, क्यों, क्योंकि 4 चरण, चारों में समान मात्रा है, 16-16 मात्रा। दोहा 11-13-11-13, शोढ़ा 13-11-13-11, ठीक है, ये अर्ध सममात्रिक है। और विषम आपने रोला पढ़ा होगा, ये भी सममात्रिक में आता है, 24-24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। विषम मात्रिक कौन कौन से होते हैं, जैसे कि जिनमें एक भी मात्रा में एक्शन आ रही हूँ, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो बस खाली इनके उदाहरण और आप पढ़ लीजिएगा, है ना। जैसे श्रृंगार रस में आपने पढ़ा होगा, इसके 2 प्रकार के होती है, संयुक्त श्रृंगार रस, वियुक्त श्रृंगार रस। संयुक्त श्रृंगार में जहां मिलन हो रहा हो, है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। वियुक्त श्रृंगार में एक हक मृग मधुकशिनी तुम देखी सीता मृगमिनी। वीर रस में झांसी की रानी वाला जो था, या चर्चित पर राणा प्रताप करता भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर करता सफल जवानी को। इस तरीके से आप इनको पढ़ लीजिएगा। चौपाई में जयमान ज्ञान को जाकर जगह तीरों को जाकर रामदूत में मनो। दोहा 16, दोहा में आपने कोई पढ़ेंगे, है ना, सी गुरु चरुण सरोज रज मकर स्वार बंधु रकमल भमल जसु जोधा फल 4 बुद्धि इंद्र जान के सुन लो पवन कुमार। 16 सममन की भूल सेवा करी करेगी उनते चाहत फूल। इस तरीके से आपका रस हो गया। अलंकार देख लीजिए फटाफट जल्दी से। तो बेटा देखिए, अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार जहां शब्द में चमत्कार पाया जाए, अर्थालंकार जहां अर्थ में चमत्कार पाया जाए, ठीक है। शब्दालंकार जो आपने छोटी क्लास में पढ़े होंगे, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, ठीक है। अर्थालंकार रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, ठीक है। यमक में क्या होता है, जहां एक जैसे वर्ड 2-3 आए और उनका वर्ड हर बार डिफरेंट हो, कनक कनक सौगुनी माध्यिकता दिखाए वाला एग्जाम्पल है। श्लेष में क्या होता है, नहीं उत्प्रेक्षा यहां पर क्यों आएगा, अनुप्रास। श्लेष में क्या होता है, एक वर्ड एक ही बार आता है लेकिन उसके अर्थ बदल जाते हैं। वो जो रईमन पानी रागे बिन पानी सब सुन, पानी गई ना उबरी मोती मानु सुन। अनुप्रयास में भी आप क्या कर सकते हैं, जो रईमन वो जो तो वर्ड था, रघुपति राघव राजा राम, ठीक है। और रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा। उपमा में क्या होता है कि 2 लोगों में तुलना की जाती है, मुखमयित सब मंजू मनोहर। रूपक में कोई भेद रहित आरोप होता है, यानी चरण कौल बंधु हरिराई। उत्प्रेक्षा में क्या होता है, मनु मानव जैसे शब्द आते हैं, सो थोड़े पीठ पटू श्याम थोड़े माद। इस तरीके से आप लोग इनको शमरी के तौर पर पढ़ लीजिएगा और आपका क्लियर हो जाएगा आराम से, ज्यादा नहीं आता। उसके बाद आता है हिंदी साहित्य, है ना, और पठित गद्दांश। 2 टॉपिक रह गए। तो हिंदी साहित्य में आप लोग ये देख लीजिए फटाफट जल्दी से, मैं 2 मिनट का टॉपिक इसे लेता हूँ, और अपठित गद्दांश तो आपको खुद करना पड़ेगा आपको। तो हिंदी साहित्य का देख लीजिए फटाफट जल्दी से। जो हिंदी साहित्य था
बेटा ये दो भागों में बांटा, तीन भागों में बांटा गया। सबसे पहला आदिकाल, दूसरा मध्यकाल, तीसरा आधुनिक काल। आदिकाल को वीरगाथा काल, चारण काल, सिंगाल काल, सामंत काल के नाम से जाना जाता है। मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया है बेटा, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल का दूसरा नाम है भक्ति काल, इसका नाम है रीतिकाल। ये ध्यान रखिए, इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आधुनिक काल को अब ये द्वैती युग, छायावादी युग, बहुत सारे युग में बांटा गया है, ठीक है। आदिकाल की कुछ विशेषताएं, इनमें क्या होता था कि रासो ग्रंथों का निर्माण होता था और चारण कवि हुआ करते थे, क्योंकि ये चाटुकारी करते थे। उनकी राजा की वीर रस का वर्णन हुआ करता था, सिंगार रस का वर्णन हुआ करता था, ठीक है। भक्ति काल में क्या होता था, भक्ति रस का वर्णन होता था। हालांकि इसके दो पार्ट्स और हैं, अगर आप देखेंगे तो सगुण, निर्गुण। सगुण के भी दो भाग हैं, रामाश्रयी, कृष्णाश्रयी। निर्गुण के दो थे, प्रेमाश्रयी, कृष्णाश्रयी नहीं, प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी। आदिकाल के जो कवि रहे, इनमें रासो ग्रंथों का निर्माण होता था। जो भी आपके चंद्रप्रदायी वगैरह जो रहे हैं, जगनिक वगैरह, ये सब इसके रहे हैं। और अगर बात करें रामाश्रयी के, तुलसीदास वगैरह रहे जिसमें राम के बारे में रचना लिखी गई है। कृष्णाश्रयी में सूरदास, मीराबाई वगैरह रहे जिन्हें कृष्ण के बारे में लिखी गई है। प्रेमाश्रयी में सूफी संत रहे हैं सारे, इसलिए संत काव्य बोला जाता है और सूफी काव्य, इसे संत काव्य बोला जाता है। ज्ञानाश्रयी में कबीरदास जी वगैरह रहे हैं। रीतिकाल में, रीतिकाल के तीन भाग थे, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। इनके जो कवि रहे केशवदास, बिहारी लाल, ये मुक्त रहे हैं। आधुनिक काल बहुत बड़ा है, आप लोग थोड़ा सा रीडिंग कर लीजिए। उनकी जो आपने कवि पढ़े, उनके 4-4, 5-5 रचनाएं पढ़ लीजिए और थोड़ा सा समरी के तौर पर जो आपको पुराना आता है उतना ही रीडिंग करिए। और आई होप आप लोगों का गवर्नमेंट में नंबर आएगा। थैंक यू।